हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। आज हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 3 है और हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज की एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, अपना पार्ट 3 इसके अंदर। ठीक है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ हो रही थी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे अल्वियोलाई के अंदर हो रही थी। अल्वियोलाई को हम लोग प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज होती है मेनली वो फर्स्ट किसके अंदर होती है? अल्वियोलाई के अंदर होती है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होगा, जब हमने रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के, तब मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेप में जो हमने ऑक्सीजन लिया था एटमॉस्फेयर से, वो डिफ्यूजन से मदद से कहाँ पर जाएगी? अपने एल्वियोलाई से ब्लड वेजल्स के पास जाएगी ना। सो वहां पर क्या हो रहा है? पहली टाइम अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, इसलिए एल्वियोलाई को क्या बोलेंगे? प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलेंगे। और सेकेंड डिफ्यूजन कहाँ पर होगा? सेकेंड टाइम कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगी हमें? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज हमें सेकेंड टाइम क्या देखने को मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है एल्वियोलाई से या ब्लड वेजल्स में बोलो, या ब्लड वेजल्स टू आप टिश्यूज बोलो, वो कैसी हो रही है? वो बाई डिफ्यूजन से हो रही है। और ये डिफ्यूजन कैसा? सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, डिफ्यूजन से क्या हो रही है? एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स में अपना ऑक्सीजन जा रहा है, फिर ब्लड टू टिश्यूज में भी जा रहा है। ठीक है, सो ये जो डिफ्यूजन है ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। मतलब डिफ्यूजन फास्ट होगी या स्लो होगी, हम कैसे बताएंगे? मतलब जो डिफ्यूजन होगी ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। उसमें फर्स्ट फैक्टर है अपना प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी गैसेस है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। ठीक है, सो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होंगी, वो भी डिफ्यूजन को ज्यादा होगी या कम होगी वो बताएगी। ठीक है, अगर किधर यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्स है समझो, इसमें बहुत सारे गैसेस है और इसमें बहुत सारा प्रेशर है। इसमें सिर्फ थोड़ा गैस है और थोड़ा प्रेशर है, तो ऑक्सीजन कहाँ, मतलब गैस यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी। सो प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन। मतलब कैसे होगा डिफ्यूजन बोल के। हाँ, सो ये जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर है बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये याद इट इज याद करनी होगी। ठीक है, आपको इनको याद इट इज याद करनी पड़ेगी। मैं याद करने के लिए आपको बताऊंगी, पहले सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए आप दो वैल्यूज को याद रखो, सिर्फ 40 45 40 45। पहले 40 आएगा, फिर 45 40 45, ऐसा। जो एटमॉस्फेरिक में है वो सबको पता होना ही चाहिए, 0.3%। बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 0.3% होगा। उसके बाद आएगा पहले 40 45 40 45। ठीक है, 40 होगा अल्वियोलाई में, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45, और ऑक्सीजनेटेड के 40, टिश्यूज के अंदर 45। और एटमॉस्फेरिक एयर का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अपना 159 है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको मैंने आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड बोला 40 45 40 45 याद रखो। इस बट 45 जो होगा वो ऑक्सीजन में आपको याद रखना नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में 40 45 40 45 है। उसके बाद अपना एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.3 है। बट कार्बन ऑक्सीजन के अंदर हमें 45 देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 45 है ही नहीं, सो 159 है। उसके अलावा जो भी डीऑक्सीजनेटेड का जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इधर ऑक्सीजन कम है, तो ये क्या है? 40 कार्बन डाइऑक्साइड का 40 आएगा, बट 45 नहीं आएगा। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये अलग है। टिश्यूज के अंदर क्या बन रहा है? अपना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर 40 लगवा, ऐसे याद रखो आप। ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, ऐसे याद रखो। इसको मैं डिटेल में आपको कैसे याद होगा वो बताऊंगी फ्लो चार्ट से।
सिर्फ आप इसको अभी देख लो, ठीक है। और एक अपना सेकेंड फैक्टर है वो अपना सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है। किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। ये समझो, अगर किसी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो वो इजीली डिफ्यूजन कर जाएगा मेम्ब्रेन से, ठीक है। सो सोल्यूबिलिटी कितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 का अगर आपने कंपेयर किया तो जो CO2 है उसका जो सोल्यूबिलिटी है वो 20 to 25% हाइयर है देन O2, ठीक है। सो CO2 जो होगा वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब ज्यादा मात्रा में डिफ्यूज हो जाएगा कंपेयर टू अपना ऑक्सीजन, ठीक है। अब आता है थिकनेस, थर्ड फैक्टर वो है अपना थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। हमें पता है जो ये डिफ्यूजन हो रही है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो बाय डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। डिफ्यूजन होने के लिए जो मेम्ब्रेन होगा उन दोनों के बीच में वो थिन होना चाहिए, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी मैटर करता है। थर्ड फैक्टर अपना थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थर्ड फैक्टर है अपना थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी, पतली होगी मेम्ब्रेन, उतनी इजीली क्या होगा अपना डिफ्यूजन होगा, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो देखो बच्चों, अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई के पास मैंने बताया था वस्कुलराइज्ड ये है। सो इसके पास क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और ये अपना बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। हमें अल्वियोलाई से यहाँ पर CO2 को लेके आना है। सो ये इधर हमें डिफ्यूजन करानी है ना। सो क्या हो, ये क्या है, अल्वियोलाई के पास क्या प्रेजेंट है, स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अल्वियोलाई के पास क्या प्रेजेंट है, स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है। और जो ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, इनके पास क्या प्रेजेंट है, एंडोथेलियम है, ये भी स्क्वाइमस से बने हुए हैं। और ये जो है स्क्वाइमस एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट है कैपिलरीज के पास। और जो सेंटर में ये है, इसको बोलेंगे हम लोग बेसमेंट सब्सटेंस, मतलब एपिथेलियम, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस और अपना ब्लड कैपिलरीज का एंडोथेलियम। इन तीन को मिलाकर हम बोलेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर, इन तीन, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ अपना अल्वियोलाई, फिर ब्लड कैपिलरीज ऑफ एंडोथेलियम, फिर बेसमेंट सब्सटेंस, इन तीनों लेयर को मिलाकर हम बोलेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। कौन सा लेयर, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ अपना अल्वियोलाई, फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, फिर अपना बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों को मिलाकर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलेंगे। इन तीनों का भी, इन तीनों लेयर का मिलाकर जो इनकी थिकनेस है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से भी कम है इसकी थिकनेस, जिसके वजह से हमारा जो गैसेस है वो इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्लियर। फर्स्ट फैक्टर प्रेशर है, सेकेंड फैक्टर सोलिबिलिटी है, थर्ड फैक्टर जो है अपना थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है। ओके, मैंने जो आपको पार्शियल प्रेशर का बॉक्स दिखाया एनसीईआरटी में जो था, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक किस्सा मूव हो रहा है, ठीक है। वो चार्ट आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, जो भी गैसेस है हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, है ना। सो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 है। और यहाँ पर अपना अल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 104 है। तो क्या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा ऑक्सीजन मूव कर जाएगा, कर जाएगा इजिली। सो फर्स्ट ये याद रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है अल्वियोलर प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 159 है। उससे थोड़ा कम अल्वियोलर प्रेशर कितना है, 104 है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है अपना 104 टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे आएगा, यहाँ पर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा। हाँ, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है ऑक्सीजन का, ठीक है। क्या 104 से 40 तक वो मूव कर जाएगा क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, ठीक है। सो क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब इसको ऑक्सीजन मिला,
तो ये क्या होगा, इसका प्रेशर अब बढ़ जाएगा, कितना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका प्रेशर हो जाएगा 95। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो अब टिश्यू पे मूव करना है, और टिश्यू का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है। क्या ये मूव कर जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? कर जाएगा, क्योंकि इसका जो इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है अपना टिश्यू से। सो यहाँ तक अपना ऑक्सीजन आया। आपको ये याद रखना होगा, पहला एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 159 है, वो याद रखो। उसके बाद उससे हमें अल्वियोलाई के अंदर लेके आना, अल्वियोलाई का उसका उससे थोड़ा कम है, मतलब कितना है 104 है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड होगी वो डीऑक्सीजनेटेड में आएगी। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, बहुत कम होगा, यहाँ पे 40 रहेगा, ठीक है। जब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिला तो इसका जो हुआ प्रेशर बढ़ गया, कितना हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 हो गया, ठीक है। अब 95 टू 40 अपना ऑक्सीजन मूव कर जाएगा टिश्यूज में, ठीक है। अब जो टिश्यूज में ऑक्सीजन आया, इसको यूटिलाइज कर कर अपने टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई, फिर एटीपी को भी बना दिया, ठीक है। अब हमें इस एटीपी को क्या करना है, बाहर छोड़ना है। तो ये कैसे मूव करेगा, यहाँ से टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर है वो 45 है, और अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेटेड ब्लड में 40 है। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, ठीक है। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बट इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से ये इसका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। 40 से कितना हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब 45 से ये 40 मूव कर जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अल्वियोलर में आने के बाद, यहाँ पर मूव करने के बाद, अब यहाँ पर 40 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 है, क्या फिर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगा, या कर जाएगा। आपको याद कैसे रखना है वो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा, 159 होगा, उससे थोड़ा कम आना है हमें अल्वियोलाई के अंदर, मतलब 100 के अंदर ही जाना है, 104। उसके बाद याद रखो हमें ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, कितना है 40 है, कम है मतलब कम है 40 है, ठीक है 40 है। बट जब इसको ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन मिला तो इसका थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका डबल हो गया, समझो 40 से 95 हुआ। 95 से अब फिर से हमें भेजना है टिश्यू में, टिश्यू में जो है वो उसका है 40। ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्सीजन में किसी का भी पार्शियल प्रेशर 45 नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन में किसी का पार्शियल प्रेशर 45 नहीं है। मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप याद रखो, पहला एटमॉस्फेयर, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना ये वाला, इसके बाद अपना, ऐसे याद रखने के लिए मैंने बोला था 40 45 40 40, ऐसे वो याद रख लो आप, ठीक है। डन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। हम लोगों ने डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कर लिया, बट जो ब्लड के पास अब ऑक्सीजन आया है या कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है बच्चों। जो 3% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। जो 3% ऑक्सीजन है हमारे पास वो जो होगा डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में वो ट्रांसपोर्ट होगा। हीमोग्लोबिन मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये एक रेड कलर्ड पिगमेंट है जो आयरन कंटेन करता है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है अपना हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा इन रिवर्सिबल मैनर और फॉर्म करेगा अपना ऑक्सो हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो हमने देखा 3% ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज अ डिसॉल्व्ड फॉर्म, और जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है।
ये याद रखो, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर सकता है, मतलब बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा तो 25% सैचुरेशन होगी। अगर दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर गया तो 50% होगा। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ करा तो 75% होगा। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ करा तो 100% होगा, ठीक है। अब सब लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आप एक एक करके क्यों ऑक्सीजन को बाइंड करवा रहे हो हीमोग्लोबिन के साथ, सारे को एक साथ ही बाइंड करवा दो ना। नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो जब एक जाकर बाइंड हो जाएगा तो वो उसके अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, और वो अपना फिर सारे फ्रेंड्स को भी आके बिठाएगा। तो पहला फर्स्ट हम चढ़वाएंगे, उसके बाद इसके मदद से ये 3 ऑक्सीजन भी क्या होंगे? चढ़ेंगे, ठीक है। सो ये याद रखो, एक हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो कैरी कर सकता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो 25% सैचुरेशन होगा, 2 है तो 50, 3 है तो 75, 4 है तो 100% सैचुरेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के अंदर एक कर्व आती है, उसको बोलेंगे हम O2 डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। O2 डिसोसिएशन कर्व, इसको समझो, ठीक है, इसको समझो। O2 डिसोसिएशन कर्व होता क्या है ये समझो। O2 डिसोसिएशन कर्व मतलब ये सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, मतलब जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर समझो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हमारा हीमोग्लोबिन जुड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ? 25% सैचुरेशन आएगी। हाँ, उसी के साथ अगर यहाँ पर अपना ये हुआ तो यहाँ पर 50% सैचुरेशन आएगी, ठीक है। इसी तरह हमें पूरा हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर देने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। जब जाकर अपना हीमोग्लोबिन क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा। एक टाइम पे किधर तो अगर अपना हीमोग्लोबिन क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको बोलेंगे हम लोग डिसोसिएशन कर्व। याद रखो, यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। बच्चों डिसोसिएशन कब होगी? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हमें कब देखने को मिलेगा? जब हमें ऑक्सीजन कम है उस टाइम हमें डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की, उसकी ब्रेक हो जाएगी। वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है ना, उसको हम बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। सो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को डिसोसिएट करना है, मतलब उसका हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। कब हम तोड़ पाएंगे? जब उसके पास ऑक्सीजन कम हो, तब ये पॉसिबल है। हमने देखा ऑक्सीजन कब कम है? ऑक्सीजन हमें कम देखने को मिलेगी टिश्यूज के अंदर। कहाँ पर? टिश्यूज के अंदर, क्योंकि टिश्यूज के अंदर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो जो डिसोसिएशन हमें देखने को मिलेगी वो टिश्यूज के पास देखने को मिलेगी। हाँ, जो एसोसिएशन हमें देखने को मिलेगी वो एल्वियोलाई के पास देखने को मिलेगी। एसोसिएशन हमें एल्वियोलाई में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो डिसोसिएशन के टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? वो कम होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसके लिए ही यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो पा रही है ना। याद रखो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो जो उसके आने वाले जो भी टर्म्स है वो भी ज्यादा होंगे। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, फिर अपने प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे अगर डिसोसिएशन होगी।
अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्ड टूटेगी या डिसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये जो कर्व है बच्चों, ये कर्व जो होगा वो राइट साइड मूव करेगा, स्लाइटली राइट साइड ये कर्व मूव कर जाएगा डिसोसिएशन में। ठीक है, ये याद रखो, ये जो अपना कर्व था ये डिसोसिएशन में राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, और डिसोसिएशन होने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो H+ आयोन्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो अपना ग्राफ होगा वो राइट साइड मूव कर जाएगा। ठीक है, ये अपना डिसोसिएशन। अब बात है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। ये कब होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन हमें किधर ज्यादा देखने को मिलेगी, अल्वियोला के पास। ठीक है, सो ऑक्सीजन एसोसिएशन के लिए कौन सा प्लेस है अपना, अल्वियोला है। ठीक है, एसोसिएशन करना है तो हमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा रखनी पड़ेगी, जब भी जाकर वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, सो एसोसिएशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम होगा। यहाँ पर मैंने बताया अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होंगे, इधर भी सेम होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, फिर H+ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का ये मैंने आपको कॉमन ये बताया, और एसोसिएशन के अंदर जो अपना कर्व होगा वो लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन के अंदर जो कर्व राइट साइड मूव करेगी, वही कर्व अगर एसोसिएशन होगा तो वो कहाँ मूव कर जाएगी, लेफ्ट साइड मूव कर जाएगी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के पास मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेसिटी रहती है। ठीक है, जो ये जो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को, उसके हिसाब से कर्व बनता है, उसको मैं सिग्मोइड कर्व या फिर O2 डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है अगर डिसोसिएशन हो रही है तो वो राइट साइड मूव कर जाएगा, जो ये डिसोसिएशन कर्व राइट साइड मूव कर जाएगा। अगर ये एसोसिएशन होगी तो ये लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट है आपका बच्चों, हमारा एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। मैंने आपको बताया जो हमारे ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक हमारे रेड ब्लड सेल से जा रहा है ना, आरबीसी से जा रहा है, और अपना आरबीसी कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, टोटल 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कैन कैरी 5 मिलीलीटर ऑफ O2 टू कहाँ पर, टिश्यूज तक कैरी करेगा। ठीक है, क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हमने देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ाया था सोलिबिलिटी, तब मैंने बोला था आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी होगी वो 20 to 25% हाइयर है अपने ऑक्सीजन से। सो जो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो डिसोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, और जो 20 to 25% है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर कर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ फॉर्म कर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो 70% है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये तो देखा हमने 70% जो होगा डिसॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा में घूमेगा, और 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है, और 70% जो होगा बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पर वो हो कैसा रहा है उसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं, मतलब वो हो कैसे रहा है ना। ये अपने टिश्यूज है। ठीक है, ये अपने टिश्यूज है, इस टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ये 3% पे क्या जा रहा, किसमें जा रहा हमारा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 7% जो हो रहा है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के अंदर
प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो 20 to 25% है, मतलब 23% समझो, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जो बचा 70% है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है वो देखो। जो कार्बन डाइऑक्साइड आया अपने बॉडी के अंदर टिश्यूज से, सॉरी सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी के जो H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसके साथ बाइंड कर H2CO3 बनाएगा, ठीक है। H2CO3 बनाएगा। और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमारे पास आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होगा इस रिएक्शन को फास्टली करवाएगा, ठीक है। जो H2CO3 बना, ये H2CO3 फिर से ब्रेक डाउन होकर बनेगा H प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। HCO3 माइनस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये रिएक्शन फास्ट कराने के लिए, ठीक है। जो HCO3 माइनस था आरबीसी के अंदर, वो कहाँ पर आ जाएगा, प्लाज्मा में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जो प्लाज्मा में HCO3 माइनस आया, ये क्या किया, जो ये इसने NaCl के साथ बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, NaCl के साथ बॉन्ड बनाकर बना लिया सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट को इसने बना लिया, उसके साथ साथ Cl माइनस को भी रिलीज कर दिया, ठीक है। क्या कर रहा है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर फर्स्ट H2CO3 बनाएगा। और जो H2CO3 है, CO3 है, वो ब्रेक डाउन होके HCO3 माइनस H प्लस बनाएगा, ठीक है। ये H प्लस जो होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा टू बैलेंस करने के लिए। और जो HCO3 माइनस था उसको हम आरबीसी से अब निकालेंगे, बाहर आएगा प्लाज्मा के अंदर वो, और वो NaCl के साथ बाइंड कर NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बाइकार्बोनेट में अब क्या हुआ, अपना ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। बट बच्चों, यहाँ जो HCO3 माइनस बन रहा था आरबीसी के अंदर, हमने उसको अभी बाहर लेके आए ना, आरबीसी से हमने कहा लेके आए, प्लाज्मा के अंदर बाहर लेके आए। इसमें जो हो गया इम्बैलेंस देखने को मिलेगी। इस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए जो Cl माइनस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था उसको अब हम इधर भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। Cl माइनस को हम इधर भेजेंगे। इस Cl माइनस को उधर भेजने को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। आरबीसी के अंदर क्लोराइड को भेजने को क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। इस बाइकार्बोनेट के रूप में अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। हाँ, ये वो अपना टिश्यूज टू ब्लड वेजल्स के अंदर कैसे हो रहा है। अब हम देख लेते हैं, जो ब्लड में प्रेजेंट है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अल्टीमेटली एल्वियोलाई से बाहर निकालना है, तब ये रिएक्शन कैसे होगा। सिंपल, इसका उल्टा कर दो, बस उतना ही। जो NaHCO3 बना प्लाज्मा के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दो, क्या बनेगा, Na प्लस HCO3 माइनस बना, ठीक है। जो HCO3 माइनस हमने निकाला था आरबीसी से, अब उसको अंदर डाल लेते हैं फिर से आरबीसी के अंदर। जब ये अंदर जाएगा ये फिर से H प्लस के साथ जुड़कर H2CO3 बना लेगा, ठीक है। और H2CO3 फिर आगे जाकर ब्रेक डाउन होकर CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये CO2 प्रोड्यूस्ड हुआ अब ये जाएगा अल्वियोलाई के पास, और अल्वियोलाई से ये जाएगा अब बाहर, ठीक है। इसका ही उल्टा करना है सिर्फ और सिर्फ आपको, उतना ही, ठीक है। और जो क्लोराइड हमने यहाँ पर रखा था, जब हमने HCO3 को माइनस को इसको वापस दे दिया, तो हम क्लोराइड को भी वापस लेके आएंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म इतना ही है। बाइकार्बोनेट के हिसाब से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो H2O के साथ बाइंड बनाकर H2CO3 बनाएगा, फिर वो टूटकर HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो HCO3 माइनस है वो NaCl के साथ मिला जाकर प्लाज्मा में जाकर NaHCO3 बनाएगा, जो बाइकार्बोनेट में रूप में होगा, और
क्लोरीन बनाएगा, जो क्लोरीन बनाएगा वो हमें आरबीसी को देना है फॉर बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यही इक्वेशन यहाँ पर उल्टी हो जाएगी जब हम लोग कहाँ से, ब्लड से अल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। इस चैप्टर का वो है अपना डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब किस टाइप के डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसमें फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है पता है, अस्थमा में क्या होती है, हमें ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जब भी जो कोई भी अस्थमा पेशेंट अगर ब्रीथ ले रहा है तो आपको उधर साउंड देखने को मिलेगी, जब ब्रीथिंग में साउंड आती है, ठीक है, तो जो होगी डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में और वीजिंग आएगी, मतलब साउंड आएगी, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा में क्या होगा, जो अपने ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स थे, जो अपने ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स थे, इनका ये इनके अंदर क्या होगी, हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, जिससे वजह से जो सांस जो होगी वो इजीली अंदर बाहर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होगी, और जब भी हम सांस लेंगे अगर अस्थमा है तो क्या होगा, सांस लेने के टाइम आवाजें आएंगी, मतलब वीजिंग होगा, ठीक है। ये अपना अस्थमा के बारे में, ठीक है। एम्फाइजिमा है, एम्फाइजिमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है बच्चों, ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे ही है, मतलब ये टाइम लेता है, मतलब डेवलप होने में टाइम लेता है। इसमें क्या होता है पता है, अल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से जो सरफेस एरिया होता है, रेस्पिरेटर सरफेस एरिया, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन है सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से ये होता है, ठीक है। जब लोग बहुत दिन तक रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर उनकी जो अल्वियोलाई होती है वो वॉल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एरिया था, सरफेस था, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना एम्फाइजिमा है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर में। ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर्स में बच्चों ये डिसऑर्डर उन लोगों को होता है जो ऐसे फैक्ट्रीज में या ऐसे कंपनीज में काम करते हैं जिसके अंदर बहुत ही डस्ट एंड इम्प्यूरिटीज को उन्हें डेली देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ठीक है। लाइक अपना ग्रिलिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं वो रेगुलर कांटेक्ट में आते हैं डस्ट के, अगर लॉन्ग डेज तक के ऐसे ही कांटेक्ट में है डस्ट के, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, जो लीडिंग टू फाइब्रोसिस, उनके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो जाएगा उनके अंदर, ठीक है। ये अपना ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर था। यहाँ तक हमने अपना चैप्टर फुल कंप्लीट कर चुका है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। सो प्लीज बच्चों, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा 11th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगी, और उसके साथ साथ हाँ, ये आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी भी देख सकते हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी भी देख सकते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ कितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।